स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 24 सिख व मराठा शक्ति का उत्कर्ष भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। पहला है, सिख व मराठा शक्ति के उत्कर्ष के क्या कारण थे। दूसरा है, सिख गुरुओं के जीवन काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थीं। तीसरा है, शिवाजी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थीं। चौथा है, शिवाजी का शासन प्रबंध कैसा था। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण उसके खिलाफ कुछ सशक्त विद्रोह उठ खड़े हुए थे। इनमें सबसे अधिक सुदृढ़ यानी मजबूत विरोध सिखों मराठों का था। सिखों तथा मराठों के उत्कर्ष के लिए और भी कई कारण उत्तरदायी थे। सिख शक्ति का उत्कर्ष। सिख धर्म के प्रणेता गुरु नानक थे। इनका जन्म लाहौर के निकट तलवंडी ग्राम में 1469 में हुआ था। इनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात वे धार्मिक उपदेश देने लगे थे। पंजाब में उनके सिद्धांतों के अनुयायियों का एक संप्रदाय बना जो सिख संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक को सिखों का प्रथम गुरु माना जाता है। बच्चों, सिखों के चौथे गुरु रामदास ने 1575 से 1581 ईस्वी तक सम्राट अकबर से भूमि लेकर रामदासपुर बसाया और संतोषसर व अमृतसर नामक 2 तालाब बनवाए। पांचवें गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी पर मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता देने का आरोप लगाकर उनका वध करवा दिया था। अर्जुन देव के बलिदान ने सिखों में रोष उत्पन्न कर दिया था। उनमें एक नई चेतना का संचार हुआ जिसने उन्हें सुदृढ़ संगठित शस्त्रधारी बना दिया। पहले के सभी गुरुओं के उपदेशों का संकलन करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया। ये सिखों का पवित्र ग्रंथ है। बच्चों, सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद ये 1606 से 1645 तक के राजकीय चिन्ह और सैनिक वेशभूषा धारण की। उन्होंने सिखों से नगद भेंट के स्थान पर घोड़ों और शस्त्रों की भेंट लेना प्रारंभ कर दिया। समस्त सिखों को शस्त्र रखने के लिए कहा गया। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी थे, जिनमें विषय में आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। बच्चों, गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इन्होंने सिख समुदाय को खालसा नाम देकर एक अलग समूह का निर्माण किया। उन्होंने प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा व कड़ा रखने के आदेश दिए। उन्होंने सिख समुदाय को एक शक्तिशाली संगठन के रूप में बदल दिया। यह समूह पंजाब में मुगलों की सत्ता के लिए खतरा बन गया था। फिर भी वे जीवन भर धार्मिक अत्याचारों और धर्मांधता की नीति के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर ने जिम्मेदारी संभाली। संगठित सिखों ने सरहिंद तथा सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट फर्रुखसिया ने बंदा बहादुर को यातना देकर मरवा डाला। सिख अनुयायियों ने
उन्हें सच्चा पातशाही की उपाधि दी। बच्चों, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को पंजाब व उसके सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों ने आत्मसात कर लिया था। इस प्रकार सिखों ने अपने आप को सिख राज्य के रूप में संगठित करना शुरू कर दिया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के बाद पंजाब की अशांति और अव्यवस्था ने सिखों के उत्थान में सहायता दी। सन 1764 में सिख अमृतसर में इकट्ठे हुए और देग तेग फतेह चिन्हों वाले चांदी के सिक्के उन्होंने जारी किए। ये पंजाब में सिख संप्रदाय की पहली घोषणा थी। उन्होंने अपने आप को 12 मिसलों में संगठित कर पंजाब पर अपनी सत्ता स्थापित की। इन्हीं मिसलों को एकत्रित करके 18वीं शताब्दी के अंत में रणजीत सिंह ने शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की। बच्चों, सिख धर्म के प्रणेता गुरु नानक थे। 5वें गुरु अर्जुन देव के समय में गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया गया था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सशस्त्र सैनिक समूह के रूप में संगठित किया। अब मराठा शक्ति का उत्कर्ष। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मराठों का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ था। इस समय महाराष्ट्र का अधिकांश भाग अहमदनगर के निजामशाही और बीजापुर के आदिलशाही के अधिकार में था। मराठे दक्षिण भारत के राज्यों में केलेदार, हिशेवनीस, कारकून आदि अनेक छोटे छोटे पद पर कार्य करते थे। कोंकण के प्रदेश में सिद्दी व पुर्तगालियों की समुद्री शक्ति बढ़ी हुई थी। इन सभी सत्ताओं में निरंतर चलने वाले संघर्षों के कारण महाराष्ट्र में जनजीवन असुरक्षित तथा अस्थिर हो गया था। बच्चों, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले महान सेनानायक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, किंतु कुछ विद्वान इनके जन्म को 1630 ईस्वी भी मानते हैं। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर शासक के अधीन एक सरदार थे। बचपन से ही शिवाजी के जीवन पर माता जीजाबाई तथा शिक्षक दादाजी कोंडदेव का बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने शिवाजी को स्वतंत्रता और सदाचार की शिक्षा दी। धर्म की रक्षा के लिए स्वराज्य स्थापना के कार्य के लिए उन्होंने निरंतर प्रोत्साहन दिया। समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने शिवाजी को हिंदवी राज्य यानी हिंदू पद पातशाही स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों, युवावस्था में ही स्वराज्य की स्थापना के उद्देश्य को लेकर शिवाजी ने आदिल शाह के अधिकार में जो किले थे उन्हें जीतने का कार्य शुरू कर दिया था। इस कार्य के लिए उन्होंने छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। शिवाजी के इस कार्य का कुछ आदिलशाही मराठा सरदारों ने विरोध भी किया था, जिनमें जावली के मोरे प्रमुख थे। उन्होंने शिवाजी के प्रभाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप शिवाजी ने जावली पर अधिकार कर लिया। वे भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। बच्चों, अब कोंकण विजय के बारे में जानेंगे। यह प्रदेश पश्चिमी समुद्र किनारे पर स्थित है। शिवाजी ने इस पर आक्रमण किया और कल्याणी
तथा भिवंडी के दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया। बच्चों, अब बीजापुर से संघर्ष। शिवाजी के विजय अभियान से बीजापुर का सुल्तान भयभीत हो गया। शिवाजी को दरबार में जीवित या मृत किसी भी रूप में उपस्थित करने का कार्य उसने अपने सेनापति अफजल खां को सौंपा। अफजल खां ने शिवाजी को षड्यंत्र से मारने की योजना बनाई, किंतु शिवाजी को इस षड्यंत्र का पता पहले ही चल गया और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अफजल खां का वध कर दिया। अब शिवाजी का मुगलों से संघर्ष। औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती ही शक्ति से चिंतित था और उनका दमन करने का उसने निश्चय किया। उसने शाइस्त खां को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। शाइस्त खां ने पूना पर अपना कब्जा कर लिया। शिवाजी ने बड़ी चतुराई से शाइस्त खां को भी हरा दिया। शिवाजी के आक्रमण से शाइस्त खां की उंगलियां कट गईं। उसे जान बचाकर भागना पड़ा। बच्चों, ये मानचित्र आप देख रहे हैं, यह छत्रपति शिवाजी का राज्य है। ये 1646 से लेकर 1678 ईस्वी तक। बच्चों, पुरंदर की संधि। शाइस्त खां की असफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी के दमन करने का कार्य राजा जयसिंह को सौंप दिया तथा दिलेर खां को विशाल सेना के साथ उसकी सहायता के लिए भेज दिया। मुगल सेना ने पुरंदर को घेर लिया। अपने प्रदेश को नुकसान से बचाने के लिए शिवाजी ने राजा जयसिंह से पुरंदर की संधि कर ली। उन्होंने अपने 23 किले मुगल बादशाह को दे दिए। जयसिंह ने शिवाजी को आगरा जाने और सम्राट से मिलने के लिए राजी कर लिया। शिवाजी का आगरा जाने का उद्देश्य औरंगजेब की सत्ता, शक्ति और साधनों की जानकारी प्राप्त करना था। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में गए। दरबार में अपने प्रति अपमानजनक व्यवहार से शिवाजी क्रोधित हो गए। दरबार छोड़कर वे चले गए। औरंगजेब ने इसे अपना अपमान समझा और शिवाजी को बंदी बना लिया गया। 3 माह पश्चात शिवाजी बंदीगृह से मिठाई के टोकरे में छिपकर सफलतापूर्वक भाग निकले। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी स्वराज स्थापना के कार्य में पुनः लग गए। उन्होंने कल्याणी, भिवांडी, पुरंदर, सिंहगढ़ आदि पर अपना अधिकार कर लिया। इस समय शिवाजी का प्रभाव क्षेत्र विस्तृत हो चुका था। वे मुगल क्षेत्रों से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करते थे। बीजापुर तथा गोलकुंडा उन्हें कर देते थे। शिवाजी ने मराठा राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया, परंतु औरंगजेब उन्हें एक जागीरदार और बीजापुर का सुल्तान उन्हें विद्रोही सामंत मानते थे। इस विषमता को दूर करने के लिए और स्वतंत्र रूप से युद्ध और संधि वार्ता करने का अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से शिवाजी ने रायगढ़ में 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा हिंदवी राज स्थापित किया। महाराष्ट्र में शिवाजी के पक्ष में एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। महाराष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। शिवाजी के पारंपरिक हिंदू रीति से अपना राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने पूना के निकट रायगढ़ में 1674 ईस्वी में एक भव्य दरबार का आयोजन कर छत्रपति की उपाधि धारण की। बच्चों, शिवाजी की
अन्य विजय। शिवाजी ने मुगल सेनापति बहादुर खां के शिविर पर आक्रमण कर दिया, करोड़ों रुपए के घोड़े प्राप्त किए। उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से मैत्री संधि कर ली, जिसमें मुगलों के विरुद्ध एक दूसरे की सहायता का वचन दिया गया। इसके पश्चात शिवाजी ने दक्षिण के प्रदेश कर्नाटक पर आक्रमण किया और जिंजी तथा बेलूर को जीता। शिवाजी ने विजयपुर राज्य के समुद्री तट के प्रदेशों को भी अपने अधिकार में कर लिया था। सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी का शासन प्रबंध। शिवाजी के शासन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य प्रजा की सुख समृद्धि और मातृभूमि की रक्षा के लिए अच्छी सेना का गठन करना था। शिवाजी में उच्च कोटि की प्रशासनिक क्षमता भी थी। केंद्रीय शासन। राज्य की सारी शक्ति शिवाजी के पास ही केंद्रित थी। वे राज्य के सर्वे सर्वा यानी मुखिया थे। असीम निरंकुश शक्तियों के होते हुए भी शिवाजी ने उनका उपयोग जन कल्याण के कार्यों के लिए किया। बच्चों, अब अष्टप्रधान के बारे में जानेंगे। अष्टप्रधान क्या होता है? शिवाजी ने शासन प्रबंध में सहायता और परामर्श यानी सलाह के लिए 8 मंत्रियों की परिषद बनाई थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन सभी शिवाजी की अध्यक्षता में ही कार्य करते थे। ये अष्टप्रधान इस प्रकार थे। नंबर 1 पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। नंबर 2 अमात्य, जिसे वित्त मंत्री कहा जाता था। तीसरा है सुमंत, जिसे विदेश मंत्री कहा जाता था। चौथा है मंत्री। पांचवा सचिव और छठवा है पंडित राव, जिसे पुरोहित कहते हैं। सातवां है सेनापति। आठवां है न्यायाधीश। राज्य का विभाजन। शासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए शिवाजी ने राज्य को प्रांतों और प्रत्येक प्रांत को जिलों और परगनों में बांटा था। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख प्रांतपति या सूबेदार होता था। अब राज्य की आय के साधन। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर, व्यापारिक कर, चौथ तथा सरदेशमुखी था। भूमि के रूप में उपज का 30% और बाद में 40% लिया जाने लगा। सैनिक व्यवस्था। शिवाजी ने नियमित एवं स्थायी सेना की व्यवस्था की थी। उसने सेना में पैदल, अश्वारोही तथा जल सेना भी एकत्र की थी। सैनिकों पर कठोर अनुशासन व नियंत्रण रहता था। आक्रमण के समय कृषि को हानि नहीं पहुंचाई जाती थी। रामायण, गीता, कुरान आदि पवित्र ग्रंथों की रक्षा करना व स्त्रियों, बच्चों तथा बूढ़ों, वृद्धों का अपमान न होने देना, यह सैनिकों का प्रमुख कर्तव्य था। शिवाजी न केवल वीर सेनानायक और अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे, बल्कि उत्तम शासक भी थे। धार्मिक सहिष्णुता, उच्च कोटि का चरित्र, न्यायप्रियता और कुशल प्रशासन के कारण वे महान शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए।